दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट 600 BCE से लेकर के 600 CE तक, 600 BCE से लेकर के 600 कॉमन एरा तक। और ये फिर से 1200 वर्षों का इतिहास है, वही इतिहास है जिसको अभी हम पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ते हुए आए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर भी है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन की श्रृंखला पढ़ेंगे और उसमें अपने आंसर्स देने की कोशिश करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से आंसर्स वर्कआउट करते हैं। ओके, तो मैं भूपेंद्र सिंह, आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका इंट्रोडक्शन हम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। और ये यात्रा जो है कल्चरल डेवलपमेंट की है, सांस्कृतिक विकास की है। In this chapter we will study about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन फिलोसोफर्स के बारे में जिन्होंने भारत में एक नया सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज लाने की कोशिश की, एंड देयर अटेम्प्ट्स, और उनके वो अटेम्प्ट जिनसे वो चेंज ला पाए जिस दुनिया में वो रहते थे। देयर आइडियाज वर कंपाइल्ड एज ओरल एंड रिटन टेक्स्ट एक्सप्रेस्ड इन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। उनके आइडियाज को कंपाइल किया गया ओरल टेक्स्ट के रूप में भी और रिटन टेक्स्ट के रूप में भी। ओरल मतलब जैसे हमारी दादा दादी की कहानियां हैं, तो ये कहीं लिखी नहीं जाती हैं, इनको हमारे दादा दादी सुनाते हैं, फिर हमें याद हो जाती, फिर हम अपने नाती पोतों को सुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है उसको बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। रिटन टेक्स्ट आप जानते हैं। और बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में आर्किटेक्चर में भी बहुत कुछ मिलता है और स्कल्पचर में भी बहुत कुछ मिलता है। अब हम बात करेंगे कि क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम इन चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बेटे कि हिस्ट्री में सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बिना सोर्स के एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन कभी कोई अपनी बात कहता नहीं। और फैक्ट को एनालाइज करने की पावर वो अपने ऑडियंस को देता है कि आपने सुना है, आपने समझा है, अब आप इसको अपने पैरामीटर पर चेक करिए। सोर्सेज ऑफ बुद्धिस्ट, जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। बुद्धिस्ट सोर्स भी हैं, जैन सोर्स भी हैं, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मतलब सनातन संस्कृति में जो टेक्स्ट लिखे गए वो भी हैं। मटेरियल रिमेन्स भी हैं। मटेरियल रिमेन्स का मतलब वस्तु के रूप में चीज़ें मिली हैं। मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। मॉन्यूमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर है दैट इज स्तूपा ऑफ सांची। इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, पिक्चर्स हैं, ये सब आप धीरे धीरे जान पाएंगे। अब आते हैं एक सांची का ग्लिम्स लेते हैं कि सांची में क्या है। ग्लिम्स माने झलक होता है बच्चों। तो पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिए कि सांची कनखेरा इज ए स्मॉल विलेज इन द स्टेट ऑफ भोपाल। उस समय भोपाल एक राज्य था और उस राज्य में भोपाल से 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ चलने पर यह गांव आता था। दूसरा है ये जो बिल्डिंग मिली है इसमें स्टोन स्कल्पचर्स हैं, यानी पत्थर पे काफ़ी चित्र बने हुए हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है, और एक बहुत पुराना गेटवे मिला है। गेटवे माने दरवाज़ा जहाँ से आप स्तूप में एंट्री करते हैं। उस समय के एक बेहतरीन ASI के बंदे थे जो कार्य करते थे, इनका नाम था मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपने इनका नाम एक जगह और सुना है बेटा, जरा ध्यान अपने दिमाग में लाइए। हाँ, आपने इनका नाम सुना है कनिंघम्स कन्फ्यूजन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर कनिंघम को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो सील्स मिली हैं ये मॉडर्न पीरियड की हैं या उससे भी पहले का कोई समय था उसकी हैं। यस, दैट अलेक्जेंडर कनिंघम स्टेड हियर सेवरल वीक्स एंड स्टडीड द रूइंस। कई हफ्ते यहाँ पर रुके और जो सांची के स्तूप के रूइंस यानी अवशेष मिले थे उनको इन्होंने स्टडी किया। हिज इन्वेस्टिगेशंस वर डिस्क्राइब्ड इन एन इंग्लिश वर्क। एक अंग्रेजी बुक में इनके इन्वेस्टिगेशंस छपे भी। फ्रॉम शाहजहां बेगम, नवाब ऑफ बंगाल, ट्रांसलेटेड बाई HD बार्स्टो। इन्होंने काम किया शाहजहां बेगम के साथ, और ये नवाब ऑफ बंगाल थी उस समय। इनका टाइम पीरियड जो रूलिंग टाइम है वो 1868 से 1901 है, और इनके पूरे काम को ट्रांसलेट किया HD बार्स्टो ने। 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन बहुत इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूप को अपने साथ हिंदुस्तान से बाहर ले जाने के लिए, और इन्होंने सबसे अच्छी हालत में सांची का जो ईस्टर्न गेटवे था, पूर्वी तोरण द्वार था, इसको अपने फ्रांस के म्यूजियम में रखने के लिए भी कहा। शाहजहां बेगम से फ्रेंच लोगों ने परमिशन मांगी। कुछ समय के बाद अंग्रेज भी यही चाहते थे बेटा कि इनको परमिशन मिले, यानी फ्रेंच और अंग्रेज दोनों चाहते थे कि ईस्टर्न गेटवे को अपने यूरोपियन म्यूजियम में ले जाकर के वो रख सके, बट दे कुडंट कैरी इट। लेकिन उसको ले नहीं जा पाए, शाहजहां बेगम ने उनको परमिट नहीं किया, और ये जो दोनों हैं ये सेटिस्फाई हो गए इट्स प्लास्टर कास्ट कॉपीज। इसकी प्लास्टर प्रतिकृतियों से लोग संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार जो ओरिजिनल जो रिमेन्स थे वो अपनी जगह पर सांची में ही
बने रहे। सांची कहां पर है? सांची भोपाल में है। भोपाल में कहां पर है? भोपाल से नॉर्थ ईस्ट 20 माइल्स जाने पर सांची कनखेरा नाम का गांव है। ओके, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। बेटा दो नाम है जो आपको याद रखने हैं, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट। इसको बचाने के लिए इन्होंने पैसा दिया और जॉन मार्शल ने इस पर अपने बहुत सारे लिटरेचर वर्कआउट था जो समर्पित किया। जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां। बहुत सारा काम था जो सुल्तान जहां बेगम को, जो कि शाहजहां बेगम की सक्सेसर थी, उनको समर्पित किया। शी फंडेड ए म्यूजियम। उन्होंने एक म्यूजियम भी बनवाया अपने पैसे से। शी ऑल्सो फंडेड पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। उसने वॉल्यूम के पर मतलब जो लिखा गया इसके बारे में उसको पब्लिकेशन यानी उसकी छपाई भी करवाई। सो व्हेन इट सर्वाइव्ड इट वाज नो स्मॉल मेजर। अगर आज सांची का स्तूप बच गया है तो ये कोई छोटा मेजर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, एंड गुड लक टू प्रिजर्व सच ए ह्यूज बिल्डिंग। हमें खुश होना चाहिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बच गई। हम भाग्यशाली रहे कि इस पर किसी रेल के ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। कोई रेलवे कॉन्ट्रैक्टर नहीं तो वो सब इसको खोद करके हटा देते और उसकी जगह पर रेलवे लाइन डाल देते। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आरंभिक जो इस इनिशियल बुद्धिस्ट वर्कआउट है, इट ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अर्ली बुद्धिज्म। जब बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई उसके बारे में ये काफी कुछ बताता है। ये सिर्फ एक जनरल बिल्डिंग नहीं है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पास्ट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेट अस बिगिन बाय एक्सप्लोरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। अब हम यहां पर शुरू करते हैं कि अर्ली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्या था। जब बैकग्राउंड में आएंगे तो हमें कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स, जो कि हमारी दूसरी हेडिंग है। सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ, और डिबेट आप जानते हैं वाद विवाद, जिससे हम बातचीत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। आज भी देखिए जब दुनिया के कई देशों में प्रॉब्लम्स होता है तो बोले डायलॉग्स होने चाहिए आपस में। डायलॉग्स का मतलब वॉर इज नॉट ए लास्ट स्टार्ट एजेंडा, वॉर इज ए लास्ट एजेंडा, कि जब बातचीत से भी काम ना चले तब हथियार उठाना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी आपको याद होगी, श्री कृष्ण और शिशुपाल की। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से वादा किया था कि शिशुपाल के 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन शिशुपाल तो अपराध करता ही चला गया। जब बातचीत से काम नहीं चला तो हथियार उठाने पड़े। ठीक है, तो सैक्रिफाइसेस एंड डिस, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। क्यों इसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इस समय दुनिया के कई हिस्सों में बहुत बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स पैदा हुए। जैसे कि ईरान में जरथुस्त्र पैदा हुए, इमरजेंस ऑफ थिंकर्स सच एज जरथुस्त्रा इन ईरान, कॉन्गजी इन चाइना। ओके, इसके बाद सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस। इनके तो नाम आपने सुने हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल तो गुरु था सिकंदर का, है ना। सोक्रेटिस ने दुनिया को क्वेश्चन आंसर मेथड दिया। प्लेटो भी इसी तरह का बहुत बड़ा फिलोसोफर था जिसने लोगों के एटीट्यूड डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया है। इन तीनों लोगों ने ही किया है। अब इसी समय भारत में आ जाइए, जब पूरी दुनिया में चेंज हो रहे हैं तो भारत तो एक संतों की भूमि है, इसमें चेंज ना हो ये कैसे होगा। यहां पर महावीर और गौतम बुद्ध हुए, और ये दोनों केवल दो ही नहीं थे, ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस चैप्टर में जो फोकस है वो इन्हीं पर है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ एमंग मेनी अदर्स इन इंडिया। इसके बाद दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कॉस्मिक ऑर्डर। इन लोगों ने क्या किया, ये इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच में संबंध को समझने की वो कोशिश की। और बेटा यही वो समय था जब न केवल यहां पर, इट वॉज द टाइम ऑफ न्यू किंगडम, नए नए राज्य पैदा हो रहे थे। 600 BC की बात कर रहे हैं। 16 महाजनपद कब हैं? इसी में तो हैं। नए नए शहर पैदा हो रहे थे, मथुरा, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, दीज आर द सिटीज, दे वर डेवलपिंग, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन गंगा वैली। और गंगा वैली में सोशल और इकोनॉमिक लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही थी, टर्म्स बदल रहे थे, वैल्यूज बदल रही थी। और ये पूरा, इसीलिए इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। अब आते हैं सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन में। ठीक है, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन में जब आप आएंगे तो बिफोर बुद्धा एंड जैना दे वर प्री एग्जिस्टिंग एडिशन ऑफ थॉट। बुद्ध और जैनों के पहले बहुत सारी थॉट्स थी, बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी, और इनमें भी वैदिक टाइम को ज्यादातर कोट किया गया है। इसमें वैदिक टाइम को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड द लेटर वैदिक ट्रेडिशन विच इज कॉल्ड लेटर वैदिक एज, हैविंग 3 वेदास, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
तो बेटा जो ऋग्वेद का टाइम है वो 1500 से 600 BC के बीच में है। ऋग्वेदा में क्या है? हिम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डाइटीज, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी देवताओं की स्तुति है, और ये स्पेशली 3 देवताओं के नाम इसमें मिलते हैं, अग्नि, इंद्र एंड सोम। अग्नि आप जानते हैं, इंद्र आप जानते हैं, सोम जो है ये भी एक देवता है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। और लोग क्यों मांगते थे ऋग्वेदा का ऑफ डाइटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोमा? सैक्रिफाइस, मेनी हिम्स वर चैंटेड ड्यूरिंग द सैक्रिफाइसेस व्हेन पीपल प्रेड फॉर। यज्ञ के समय इन मंत्रों का उच्चारण, इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। और लोग भगवान से क्या मांगते थे कि मुझे बहुत सारे जानवर दे दो, कैटल्स, सन्स, मेरे बहुत सारे बेटे हों, हम सब लोग हेल्दी हों, गुड हेल्थ और लंबा जीवन। दीज आर द वैल्यूज ऑफ दैट टाइम। कभी आपने सोचा कि अगर आज आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? आप मर्सिडीज मांगेंगे, कंप्यूटर मांगेंगे, या दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला होने का मांगेंगे? लेकिन उस समय के लोग कैटल्स मांग रहे हैं। वाई? क्योंकि उस समय जिसके पास जितने ज्यादा जानवर वो उतना ताकतवर, है ना? AK-47 नहीं होते थे, बहुत सारे सन्स, वो समाज युद्ध का समाज था, ताकत से ही लोग नियंत्रण कर सकते थे। इसलिए बेटियों की कामना नहीं है। क्या मांगे गए? बहुत सारे बेटे हों। ऋषि घोर अंगिरस अपने एक चेले से कहते हैं, जा तेरा पति 11वां होगा। एक औरत से कहते हैं, आशीर्वाद देती है, वो कहते हैं जा तेरा पति 11वां होगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसके 11 पति होंगे, इसका ये मतलब है कि जा तेरे 10 बेटे होंगे और 11वां तेरा पति होगा। यानी तेरे घर में मजबूत तरीके से 11 मेल मेंबर्स होंगे। दिस वॉज द डिमांड ऑफ सोसाइटी। आज ऐसा नहीं है, ठीक है? गुड हेल्थ, ये तो हर समय मांगी जाती थी, तब भी मांगी जाती है, अभी मांगी जाती है। लॉकडाउन में देखिए एटमॉस्फेयर कितना हील हो रहा है। एंड लॉन्ग लाइफ, दीज वर द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस। फिर कुछ नए क्वेश्चन एग्जिस्टेंस में आए। 600 BC से उपनिषदों में विचारधाराओं से पता चलती है कि लोगों का जीवन क्या है, अर्थ क्या है जीवन का, ठीक है ना? पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का मतलब क्या है, क्यों आए हैं इस दुनिया में, लाइफ आफ्टर दैट, मरने के बाद क्या होता है, एंड रीबर्थ, पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या पुनर्जन्म अतीत के कारणों का, अतीत के कर्मों के कारण होता है? वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस, यानी हम जो आज कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा? दैट वॉज नॉट श्योर। दीज इश्यूज वर हॉटली डिबेटेड, और इन पर खूब जम के चर्चा होती थी 600 BC के बाद। यानी इट वॉज ए रिलीजियस चेंज ऑल्सो। थिंकर्स वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट रियलिटी। लोग उस ताकतवर चीज को जानना चाहते थे कि परम यथार्थ क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गॉड। नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग थे जो वैदिक परंपरा के बाहर थे और ये सवाल उठा रहे थे कि ट्रुथ एक होता है या बहुत सारे होते हैं। लोग सैक्रिफाइसेस के बारे में जानना चाहते थे। दे वर एग्रीड और नॉट ऑन सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, कि सच केवल एक ही है। इस पर भी बात हो रही है। पीपुल ऑल्सो बिगेन टू स्पेक्यूलेट अबाउट सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। यज्ञ के महत्व के बारे में चिंतन होने लगा कि आखिर यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अ प्रेयर टू अग्नि एक सोर्स है बेटा, आपको पढ़ना है। इसमें अग्नि से प्रार्थना की जा रही है, ठीक है? इसमें अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। अग्नि से क्या कहा जा रहा है? दिस इज सोर्स 1। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। कौन ले जाएगा? अग्नि ले जाएगा। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे फूड प्रोडक्ट दें। हे अग्निदेव, हमारे लिए बहुत सारा धन ला दें। हे गॉड लॉर्ड अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला करके दे दें। मतलब अग्नि से क्या मांगा जा रहा है? कि मेरे पास बहुत सारी गाय हों, क्योंकि गाय उस समय आर्थिक मूल्यों का मानक थी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी गाय की। नंद बाबा के पास 1 लाख गाय थी। आप आज को कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आज आपके पास 1 लाख गाय हो तो कम से कम करोड़पति हैं कि नहीं है? डेफिनेटली हैं। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, मेरा बेटा हो जो मेरा वंश ना खत्म हो और आगे जाए, ठीक है? ये सब अग्नि से लोग प्रेयर करते हैं। इस तरीके से देखेंगे, ये सोर्स हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम आगे आएंगे डिबेट्स एंड डिस्कशंस। Buddhist text glimpse of lively debates and discussions. Approx 64 school of thoughts were present. जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो उसमें 64 सेक्ट्स या संप्रदाय मिलते हैं जिनमें जीवंत चर्चा और डिबेट्स की झांकी मिलती है। 64 सेक्ट्स हैं। अब ये सेक्ट्स क्या होते हैं? इन्हीं को पंथ कहते हैं।
इसी से एक सवाल निकल के आया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। तो बट्टो आपको पता होना चाहिए हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। हिंदुइज्म में बहुत सारे पंथ हैं, इस्लाम में बहुत सारे पंथ हैं, कोई सूफी है, कोई सुन्नी है, कोई सिया है। तो दीज आर द पंथ। हम पंथ में भी भेद नहीं करते, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है ना। तो ये पंथ है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। तो डिस्कशन और डिबेट हो रहे हैं, और कितने स्कूल ऑफ थॉट है? 64 स्कूल ऑफ थॉट है, जो जगह जगह घूम करके डिबेट करते हैं। टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपनी फिलॉसफी के बारे में, विश्व के बारे में अपनी समझ को लेकर वो एक दूसरे से डिबेट करते रहते हैं। और ये डिबेट्स कहां होती हैं बेटा? डिबेट टुक प्लेस इन ए पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड कुटागार शाला। कुटागार शाला, ठीक है। इसका लिटरली मीन है हट विद ए पॉइंटेड रूफ। इसका मतलब होता है कि एक झोपड़ी है जिसकी रूफ कैसी है? पॉइंटेड है। इफ ए फिलोसफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल, अगर एक शिक्षक अपने राइवल को अपने तर्कों से समझा लेता है तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ उसका शिष्य बन जाता है। मान लीजिए कि मुझ में और आप में डिबेट हो रही है और आपकी तर्कों से मैं हार गया, तो मैं और मेरे जो चेले चपाटे हैं वो आपके डिसिपल हो जाएंगे। यानी आपको इमीडिएट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर ग्रेटर देन मी, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद मेनी ऑफ द टीचर्स इंक्लूडिंग बुद्धा एंड महावीरा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इनमें से कई शिक्षक हैं जैसे महावीर और बुद्ध हैं, ये वेदों की अथॉरिटी पे क्वेश्चन करते हैं, और वो ये मानते हैं कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, इंडिविजुअल। और ब्राह्मणिकल थ्योरी से ये चीज डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। Which was different from the Brahmanical order, and individual existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or order, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणिकल थ्योरी मानती है कि व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। इसके बाद सोर्स 2 है कि उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा की प्रकृति, द नेचर ऑफ ए सेल्फ दैट इज स्मॉलर देन पैडी और मिलेट, ये धन या सरसों के बाजरे की गिरीश से भी छोटा है। कौन? आत्मा। और मन के अंदर छुपी हुई आत्मा रिवर्स में कहता है इट इज ग्रेटर देन द अर्थ और हेवन ऑन इंटरमीडिएट स्पेस। और अगर अपने पे आए तो इतना बड़ा है कि धरती से भी बड़ा है, आकाश से भी बड़ा है, और इंटरमीडिएट स्पेस से भी बड़ा है ना। तो व्हाट इज द ट्रू सैक्रिफाइस? द विंड इज ए श्योरली ए ट्रू सैक्रिफाइस। सच्चा यज्ञ क्या है? ये जो हवा जो बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है। अब आप यहां पर यज्ञ के सैक्रिफाइस की लेवल को समझिए। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं कि एक वो बना लिया, उसमें लकड़ियां डाल दी, ओम स्वाहा बोलते गए। यज्ञ का मतलब हर वो चीज जो त्याग करती है, हर वो चीज जो मनुष्य को या हर जाति को जीवन देती है। जाति का मतलब मनुष्य जाति से नहीं, जाति का मतलब स्पीसीज। अगर आप अपने घर में एक छोटा सा कुत्ता पाला हुआ उसको भी दोनों टाइम खिलाते हैं तो यह एक यज्ञ है। दैट इज द ट्रू सैक्रिफाइस। बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में यज्ञ है। द विंड इज श्योरली ए सैक्रिफाइस। हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता था, कैसे प्रिजर्व किया जाता था? तो पहली बात जान लीजिए, द बुद्धा टॉट ओरली थ्रू डिस्कशंस एंड डिबेट्स। नथिंग वाज रिटन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम आफ्टर हिज डेथ। हिज टीचिंग वर कंपाइल्ड बाय हिज डिसिपल। बुद्ध ने जो भी बोला, जो भी दीक्षा दी, वो बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते हैं, ओरल एजुकेशन देते हैं, और महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी उनकी बातों को सुनते हैं, उन पे डिबेट करते हैं। बुद्ध की किसी भी बात को उनकी लाइफ टाइम में लिखा नहीं गया। जब 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में उनकी मौत हो गई, तब उनके जो डिसिपल थे, जिनको आप एल्डर्स बोलते हो, उन्होंने एक मीटिंग करी वैशाली में। वेसली इज ए पाली लैंग्वेज वर्ड एंड वैशाली इज ए हिंदी वर्ड। वैशाली सिचुएटेड इन बिहार। ओके, दीज आर 3 पिटकास। यहां पर इन्होंने इनकी पूरी एजुकेशन को कंपाइल किया और वहां पर 3 पिटक लिखे गए। त्रिपिटका या त्रिपिटका आप कह सकते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी, पिटारा स्पेशली, और ये पिटारा जिसमें सांप रखा जाता, कुछ उस तरह का, ठीक है। पहले इनको ओरली ही बोला जाता था, बाद में इनको प्रॉपर राइटिंग करके कंपाइल कर दिया गया। इसमें 3 पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो जो विनय पिटक है वो बौद्ध संघ में मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है।
द कलेक्शन ऑफ रूल्स, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, द एजुकेशन ऑफ बुद्धा वाज इन सुत्त पिटका, सुत्त पिटक में रखी गई हैं। हर पिटक के अंदर कई सारी बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, है ना, और बाद में इनके ऊपर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई। टीका मीन्स सबऑर्डिनेट बुक्स टू मेक देम अंडरस्टैंड। जैसे वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण बुक्स लिखी गई, ब्राह्मण को समझने के लिए आरण्यक बुक्स लिखी गई, आरण्यक को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए, है ना। उपनिषद मतलब जहां पर वेदों का लास्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसको हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 108 है, ठीक है, और इनसे काफी चीजें निकल करके आती हैं। और उपनिषदों को और ज्यादा तरीके से कंपाइल कर दिया है कृष्ण ने गीता में। उपनिषदों को और बेहतर एक्सप्लेन किया है शंकराचार्य ने, जिसमें वो अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है। इस बात को शक्तिमान ने और अच्छे तरीके से समझा दिया। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, तब वो कहलाता है शक्तिमान। यानी यू नो अबाउट योर सेल्फ, मैं ही ब्रह्म हूं। मनुष्य अपनी क्षमता को पहचाने, अपने अंदर लाइट को इनलाइटन करे। गौतम बुद्ध भी तो इसी बात को कहते हैं, आत्मदीपो भव, अपना खुद का दीपक बनो। These are the different philosophy from Vedas which are being connected to different area. तो विनय पिटक क्या है? मठों में रहने वालों के नियम। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। अभिधम पिटक क्या है? बुद्ध से रिलेटेड जो फिलॉसफी डेवलप हुई उसके बारे में। बौद्ध धर्म केवल यहीं तक नहीं रुका। बुद्धिस्ट ट्रेवल टू श्रीलंका, वहां पर गए और 2 बुक्स और बढ़िया सी कंपाइल हुई। एक का नाम है दीपवंश और दूसरी का नाम है महावंश। दीपवंश का जनरल मतलब हुआ द हिस्ट्री ऑफ आइलैंड्स, द्वीपों का विकास, और महावंश का मतलब हुआ ग्रेट हिस्ट्री, महावंश। इनके बारे में भी लिखा गया। इसके बाद जब ये धर्म और भी लिखा गया तो गौतम बुद्ध की अपनी बायोग्राफी भी लिखी गई, यानी भगवान बुद्ध के बारे में भी लिखा गया, है ना। और जब भगवान बुद्ध के बारे में लिखा गया तो वो थोड़ा बहुत नहीं लिखा गया, वो काफी लिखा गया। इस तरह से धीरे धीरे हमारे यहां डेवलपमेंट होते रहे। When Buddhism spread to East Asia, जब बुद्धिज्म का विकास ईस्ट एशिया में हुआ, जब बुद्धिज्म का विकास ईस्ट एशिया में हुआ तो वहां से 2 बड़े ट्रेवलर्स हिंदुस्तान आए चाइना से और इन टेक्स्ट के बारे में रिसर्च करी। वो जो ट्रेवलर्स थे उनके नाम थे फाजियान एंड ज़ुएनज़ैंग। फाजियान को हिंदी में आप फाहियान कह सकते हो और ज़ुएनज़ैंग को वेनसांग कह सकते हो। फाहियान का टाइम है जब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य राज करता था, 4th सेंचुरी, ठीक है। और वेनसांग हर्षवर्धन के समय हिंदुस्तान आया। वेनसांग हर्षवर्धन के समय हिंदुस्तान आता है और देश के लिए, देश में इन पर ज्यादा रिसर्च करता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अब आगे चलते हैं बेटे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए जो यहां से बुद्धिस्ट टीचर विदेशों में गए, वो बहुत सारी बुक्स अपने साथ ले गए और कई सेंचुरीज तक ये मैन्युस्क्रिप्ट एशिया के अलग अलग जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी वहां पर प्रिजर्व रही। बाद में इनको पाली में, संस्कृत में, चाइनीज में और तिब्बतियन लैंग्वेजेस में आधुनिक ट्रांसलेशन इनके किए गए। और इस तरह से आज का चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस चैप्टर को खूब एंजॉय किया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी ड्रॉबैक्स हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। आज के लिए धन्यवाद।